Hello everyone. Last time we had done about behavior of real gases, right? And effect of temperature, effect of pressure, and about positive deviation, negative deviation, right? And even about that deviations that we had read of real gases from ideal behavior. What is the cause of the deviations of the real gases from ideal behavior? So what are that causes that we'll do in this topic? Right, so causes of deviation of real gases from ideal behavior. Now what are that causes which leads to the deviation of the real gas? The two main points regarding this are, as we had read about kinetic molecular theory, right? In that we had done some of the postulates of that theory. So in that theory there were two assumptions made which were not right, and that two assumptions lead to the deviation of the real gases from the ideal behavior, right? So that two faulty assumptions, वो दो गलत assumptions जो उस time पे assume की गई थी but that were not assumed right, so that two faulty assumptions it lead to the deviation of the real gas from their ideal behavior. Okay, the first faulty assumption is that there we had assumed, हमने क्या assume किया था वहाँ पे, that volume occupied by the molecules of gas is negligible as compared to total volume, right? This was our assumption, one of the assumption in that kinetic molecular theory, and it is explained like that if this point is to be correct, अगर ये point सही है ना, इसमें क्या बताया कि जो total volume के comparison में गैस molecules की जो volume है वो negligible होती है, राइट? सो इफ इट इज करेक्ट देन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, हमने ये ऐसा ग्राफ पीछे ड्रॉ किया था प्रेशर और वॉल्यूम का, और वहां पे ये ग्राफ कैसा था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इट इज लाइक दिस, राइट? दिस इज फॉर आइडियल गैस एंड दिस वाज फॉर रियल गैस. मीन्स हमने जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ किया था वहां पे जो रियल गैसेज और आइडियल गैसेज थी उनका जो ग्राफ था दैट वाज नॉट कोइंसाइडिंग, वो ऐसे एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहा था. और अगर ये पॉइंट सही होता देन द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ होना था, इट वुड हैव बीन लाइक दिस. मीन्स ऐसे यहीं पे हमारे पास आइडियल गैस की लाइन थी और यहीं पे हमारे पास रियल गैस की लाइन थी. मीन्स वो दोनों ओवरलैप करनी थी, वो दोनों कोइंसाइड करनी थी एक दूसरे के साथ, इफ दिस पॉइंट इज टू बी राइट. Okay, means pressure versus volume graph of real gas and calculated from Boyle's law, that is ideal behavior, it should coincide, but वो coincide नहीं होता. अगर ये point सही होता तो वो ग्राफ हमारे पास ऐसा था, but the graph was not like that, right? और जो हमारे पास ideal behavior है that is just applicable at low pressure and high temperature. तो अब अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें, मींस टेम्परेचर कम कर दिया और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा देन व्हाट वुड हैव हैपेंड, जो वॉल्यूम है गैस की वो क्या हो जानी, कम, मींस उस पर कंप्रेशन हो जानी है, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जानी, एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स विल रिमेन सेम. जो टोटल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी, द टोटल वॉल्यूम विल डिक्रीज इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, बट जो मोलिक्यूल का साइज है वो तो नहीं कम होगा, मोलिक्यूल का साइज जो है वो सेम रहेगा, बट जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, ठीक है? सो जो टोटल वॉल्यूम इट विल डिक्रीज एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इट विल रिमेन सेम, राइट? सो इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कांट बी निग्लेक्टेड अंडर दीज कंडीशंस. और इन्होंने क्या कहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है इट इज निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम, बट द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, ठीक है ना? मींस इनकी ये assumption क्या हो गई, रॉन्ग, जिसमें इन्होंने कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स को की वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट राइट. एक तो हमारे पास ये वाली assumption थी, दैट वाज faulty assumption. द नेक्स्ट assumption which is faulty one, it is the forces of attraction, as it has been assumed that the gas molecules they don't interact with each other, there's no force of attraction between them. This was also one of the assumption, so this is also faulty assumption, right? Because if this point has been correct then gases will never liquefy. अगर उनमें गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, ठीक है ना, अगर हम फिर उनको कंप्रेस करते तो फिर वो गैस में
फिर गैस कभी लिक्विड में चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर हम गैस को लिक्विफाई करेंगे, गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे और गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और वो ये तभी होगा अगर गैस पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, ठीक है। सो अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट सही है कि गैस पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते तो गैसेस विल नेवर चेंज इनटू लिक्विड, बट गैसेस चेंजेस टू लिक्विड, दिस वी नो। गैसेस लिक्विड में चेंज होती है, अगर ये पॉइंट सही है तो इसके अकॉर्डिंग तो गैसेस कभी लिक्विड में चेंज ही ना हो, ठीक है। सो बट गैसेस गेट लिक्विफाइड, गैसेस हमें पता है कि अगर कूल करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे, इट विल चेंज इनटू लिक्विड. So it means that force of the repulsions are strong enough and they prevent compression. ठीक है ना. तो अगर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेग्लिजिबल है, इट मीन्स वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी. अट्रैक्शन नहीं ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, जिसमें वो पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर भेजेंगे और वो उसको कंप्रेस होने से रोकेंगे. क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स पास आएंगे, बट यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे कंप्रेशन नहीं हो रहा. And this is just valid at low pressure and high temperature. ओके, बट अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर को कम करें, फिर उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर को हमने कम किया, प्रेशर इंक्रीज किया, वही होगा. प्रेशर इंक्रीज किया, कंप्रेशन होगी, ठीक है ना. मीन्स जो गैस पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगी, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे. Right? So in this way, this point also proves to be a faulty assumption. इन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, बट अगर हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को चेंज कर दें, देन डिस्टेंस बिटवीन द गैस मोलिक्यूल्स डिक्रीज और पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट. So it means there are two faulty assumptions. One is related to volume and another one is related to force of attraction. Okay, so now we know that ideal gas equation is PV equals to nRT. हमें ये पता है ideal gas equation. If it is for 1 mole, then it would have been PV equals to RT. तो ये तो ideal gas के लिए valid है. So now if we want to account for the behavior of the real gas, then we need to make some corrections to this equation of the ideal gas. तो इसमें हम कुछ करेक्शंस करेंगे और जो करेक्शंस करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग टू वॉल्यूम एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम किसको चेंज करेंगे, प्रेशर. सो मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो फैक्टर्स है, इनमें करेक्शन करेंगे और जो हमारे पास न्यू इक्वेशन आएगी देन दैट इक्वेशन विल बी नोन एज वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन विल बी फॉर रियल गैसेस. ओके, सो नाउ so ideal gas equation is modified by van der Waal and the equation is known as van der Waals equation. और जो modified equation of state which explains the deviation of real gases from ideality, ideal behavior से जो उनकी deviation के बारे में बताता है, that equation is van der Waals equation of state. Okay, now van der Waal has applied corrections to the ideal gas equation. तो उसने कौन कौन से दो फैक्टर्स पे करेक्शंस अप्लाई किए, हमने पीछे 2 पॉइंट्स पढ़े हैं. फर्स्ट पॉइंट वाज रिगार्डिंग वॉल्यूम एंड सेकंड पॉइंट वाज रिगार्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो हियर विल रीड अबाउट करेक्शंस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड करेक्शंस ड्यू टू वॉल्यूम. ओके, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स इट कैनॉट बी निगेटेड इन कम टू टोटल वॉल्यूम. ये हमने अभी देखा है कि जो हम गैस मोलिक्यूल्स की वॉल्यूम है उसको हम टोटल वॉल्यूम के कम नहीं कर सकते, राइट. सो इट मीन्स दैट मोलिक्यूल्स नो फ्री टू मूव इन होल वॉल्यूम. इसका मतलब मोलिक्यूल्स सारी वॉल्यूम में फ्रीली मूव नहीं कर सकते. फ्री वॉल्यूम इज लेस देन ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. फ्री वॉल्यूम और वी कैन से दैट आइडियल वॉल्यूम इज लेस देन ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम है वो ऑब्जर्व वॉल्यूम के कम है. ओके, so suitable correction term that may be used and it will be subtracted from observed volume, क्योंकि observed volume ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है. ठीक है, फिर हम वॉल्यूम की इस टर्म को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम में से एक करेक्शन टर्म एज्यूम करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो करेक्शन टर्म को हमने क्या मान लिया, B. एंड दिस B इज फॉर गैस. 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमने B को करेक्शन टर्म मान लिया ड्यू फॉर वॉल्यूम. इज कॉन्स्टेंट एंड डिपेंड ऑन द गैस. ओके, और B को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वॉल्यूम.
ठीक है। तो अब हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम आएगी जो आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है उसमें से हम करेक्शन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो द न्यू वॉल्यूम इट विल इक्वल्स टू V minus B. So it will give us the new volume, corrected volume आ जाएगी. So this is for 1 mole. This B is for 1 mole of gas. ये 1 mole of gas के लिए. अगर हमने n moles के लिए वॉल्यूम को फाइंड करना है, then this B will change to NB and then corrected volume will become V minus. Okay. So this B is constant and it depends upon the nature of gas. And the value of B is equals to 4 times the actual volume of molecules. ठीक है, जो मोल्स की वॉल्यूम वो कितनी होती है 4/3 पाई r क्यूब. ओके, सो इट विल गेट बाय 4, दैट विल वाज द वैल्यू ऑफ B. सो दिस इज फॉर molecule. And if we want for 1 mole, then we'll multiply this term with the Avogadro number. And the value of the Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23 mole. Right? So this is then for Avogadro number. Okay, so this is the correction term due to volume. So volume की जो corrected volume का formula change होगा वो क्या बनेगा V minus NB and the value of the constant B is this. Now the next is correction due to intermolecular forces. अभी जो intermolecular forces के कारण correction होगी, what is that? Right? Now we know that जो vessel जिसमें हमने gas particles पढ़े हैं, so there is one particle lying in the center of the vessel. जो यहाँ पर पड़ा है, so that is being attracted by these all molecules जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है. हर तरफ से उस पर फोर्स लग रहा है. मोलिक्यूल मिडल में पड़ा है तो हर तरफ से उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है. सो इट मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी साइड, राइट. बट इफ वी टॉक ऑफ दिस मोलिक्यूल, राइट, विच इज नियर द वॉल, राइट, सो देयर इज जस्ट मीन्स जो अंदर पार्टिकल्स है वो ही उसको खींच रहे हैं. देयर इज जस्ट इनवर्ड पुल फॉर दिस मोलिक्यूल विच इज लाइंग नियर द वॉल. जो वॉल के पास है इसको इस तरफ से कोई पुल नहीं है, सिर्फ जो अंदर वाले पार्टिकल्स है वो उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं. सो व्हेन मोलिक्यूल इज नियर द वॉल, सो देयर इज नेट इनवर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग. बट व्हेन द मोलिक्यूल इज इन द मिडल ऑफ द वेसल, देन देयर इज नो नेट फोर्स बिकॉज इट इज बीइंग attracted by neighboring molecules from each side. Okay, so the molecule which then strikes the wall with lesser force than it would have done if there were no attractive force. कह रहे जो मोलिक्यूल वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है वो कम फोर्स के साथ स्ट्राइक कर रहा है उस वॉल के साथ, राइट, क्योंकि उसको इनवर्ड पुल लग रहा है. Because there is some inward force that is being acted, so that's why the molecule which is striking the wall, it is striking with less force. Otherwise, if there were no attractive forces existing between them, then it would have struck the wall with more force, right? So ये अब wall के साथ less force के साथ strike कर रहा है than it would have done if there were no forces. ठीक है, तो अभी यहाँ पर वॉल के पास है ये, तो इसको इनवर्ड पुल लग रहा है एंड इट इज स्ट्राइकिंग द वॉल विद लेसर फोर्स. सो एंड एज वी हैड रेड अबाउट द वॉल्यूम, वहाँ पर हमने जो वॉल्यूम के पढ़ा था तब आइडियल वॉल्यूम कम थी और ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ज़्यादा थी, राइट. नाउ द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर. हमारे पास यहाँ पर जो आइडियल प्रेशर है दैट इज मोर एंड द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस. सो जो हमारे पास प्रेशर की करेक्टर टर्म आएगी दैट इज P प्लस P डैश. ये तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, तो आइडियल प्रेशर ज़्यादा है ऑब्जर्व्ड प्रेशर से, सो दिस करेक्शन टर्म है जो प्रेशर की, इट विल गेट एडेड इनटू द ऑब्जर्व्ड प्रेशर बिकॉज आइडियल प्रेशर ज़्यादा है. तो आइडियल प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब हम ऑब्जर्व्ड प्रेशर में जो न्यू टर्म हमारी करेक्शन की टर्म है उसको एड अप करेंगे. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ P डैश इज A अपॉन V स्क्वायर फॉर 1 मोल एंड फॉर n मोल. एन मोल के लिए क्या आएगी वैल्यू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर. A इज कॉन्स्टेंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द वैल्यू ऑफ P करेक्टेड इज P प्लस P डैश. हमने पीछे पढ़ा था ना, इसका क्या फॉर्मूला है P प्लस P डैश. सो P विल रिमेन एज सच एंड P डैश विल बी रिटन एज A अपॉन V स्क्वायर फॉर 1 मोल एंड इफ इट इज फॉर n मोल देन इट इज AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर. सो दिस इज P करेक्टेड फॉर n मोल्स and here we know the value of V corrected for n moles is V minus NB. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है PB इक्वल्स टू nRT.
तो वहाँ पर हम करेक्टेड प्रेशर की और करेक्टेड वॉल्यूम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी फॉर एन मोल, एंड फॉर 1 मोल हो गया अगर, तब हम n की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो दिस इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट विच इज देन एप्लीकेबल फॉर द रियल गैसेस, right? And then it is being derived by making corrections to the volume and to the intermolecular forces of attraction. So pressure and volume is being changed, and this is the new equation which is known as van der Waals equation of state. Okay. So now the next topic is significance and units of A and B. हमने दो constants पढ़े A and B. So what is their significance and units? So the first van der Waals constant is A, right? It measures the forces of attraction between molecules. ठीक है? Because we had read about the correction term A in correction due to intermolecular forces. ठीक है ना, वहाँ पे हमने एक कांस्टेंट पढ़ा. सो जो ए कांस्टेंट है ये हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स इट टेल्स अस अबाउट दैट, राइट. सो जितनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर, राइट. ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals इंट्रैक्शन, ज़्यादा होगा, और ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ द गैसेस टू गेट लिक्विफाइड, वो ज़्यादा लिक्विफाई हो जाएंगी, right? Because when we will compress them, so they will have in more interaction, so they will get liquefied. So and we know that P dash equals to a n square upon v square. This we had read about the correction term, right? ये हमारे पास correction term थी. So from here we can find the value of a, P dash v square upon m square, right? So unit of pressure is atmosphere, unit of volume is liter. So it will change to it can be written as liter square because volume square is there. Unit for n is mole and here is n square, so it will be written as mole square. So unit becomes atmosphere liter square per mole square. Okay. Next constant is B, van der Waals constant B. So this constant correction term has been used while deriving the correction due to volume. So it relates about the incompressible volume and measures the effective size of gas molecules, right? And we know that volume equals to NB for n number of moles. So here B will change to V upon N, and unit of V is liter, unit of number of moles is mole. So the unit of B will become liter per mole, right? Next topic is exceptional behavior of hydrogen and helium, right? We know that जो हमने वहाँ पे ग्राफ किया था बिटवीन Z एंड P, राइट. दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस लाइन. और हमने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऐसी पॉजिटिव डेविएशंस ऑब्जर्व की थी. दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर हीलियम. एंड फॉर अदर गैसेस वी हैड ऑब्जर्व दैट फर्स्टली दे वर गोइंग showing negative deviation then positive deviation, right? But hydrogen and helium were showing positive deviation, right? So why they are showing exceptional behavior? So what is the reason behind that? It is because the compressibility factor increases with increasing temperature. जब temperature increase होता है तो compressibility factor है that also increases. Why? Because the value of A for hydrogen and helium is very small. क्योंकि A की जो correction term A है उसकी value hydrogen helium के लिए बहुत small है. So which shows that the force of attractions are very weak. ए की वैल्यू कम है, इट मीन्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है. सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उनमें जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंड विद एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, राइट. एंड दिस टर्म ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना, जो हमारे पास करेक्टेड प्रेशर की वैल्यू है विच इज पी डैश इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना. और अगर हम 1 मोल की बात करें देन इट इज ए अपॉन वी स्क्वायर. So this term becomes negligible, right? And we know that the real gas equation is P plus A upon V square, V minus B equals to RT for 1 mole. तभी हमने यहाँ पे N की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर रखी है,
राइट। और अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पर ए की वैल्यू स्मॉल होती है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, सो यो ए अपॉन वी स्क्वायर वैल्यू ये क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। सो हियर वी आर जस्ट लेफ्ट विद पी इंटू वी माइनस पी इक्वल्स टू आर टी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, पी बी माइनस है ना यहाँ पे इक्वल्स टू आर टी, डिवाइड कर देंगे सभी साइड आर टी से। सो पी वी अपॉन आर टी विल बिकम इक्वल्स टू, इस पी वी अपॉन आर टी ने वहाँ पर जाकर ऐड हो जाना है, एंड पी वी अपॉन आर टी वी नो दैट दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, सो जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, मीन्स जो जेड की वैल्यू है 1 में कुछ एडअप होगा, तो मीन्स जो जेड की वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, ज़्यादा, दैट इज जेड इज ग्रेटर देन 1। जब z ग्रेटर देन 1 है तभी हमारे पास जो z वर्सेस p के प्लॉट में जो हाइड्रोजन और हीलियम की हमारे पास जो डेविएशन है वो पॉजिटिव डेविएशन है, एंड इट इज शोइंग अस कर्व लाइक दिस in which z is 1 over here, and they are showing us the plots when z is greater than 1, right? So this is the cause why hydrogen and helium, they are showing us exceptional behavior. One numerical related to this, here we are given that 1 mole of CO2 occupies 1.5 liter at 25 degrees Celsius. So we have to calculate pressure using ideal gas equation as well as van der Waals equation. ओके, आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, हमने प्रेशर फाइंड करना है, सो एन आर टी अपॉन वी विल कम टू दिस साइड इन डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ मोल इज 1, वॉल्यूम इज 1.5 लीटर, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड विल बी चेंज टू केल्विन विद एडिशन ऑफ 273, एंड here we can see that value of A is 3.6 लीटर स्क्वायर बार। यहाँ पर हमारे पास जो A की वैल्यू है वो है 3.6 लीटर स्क्वायर बार पर मोल स्क्वायर, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर प्रेशर किस यूनिट में ले रखा है, बार में, तो जो हम आर की वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे, व्हेन प्रेशर इज इन बार, सो इट इज 0.083 एटमॉस्फेयर लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तब अब हमारे पास एन की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू, टी और वी सभी फैक्टर्स की वैल्यू है, सो विल सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर यूजिंग van der Waals इक्वेशन, राइट, एंड हियर वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू भी दे रखी है और हमें बी की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो van der Waals इक्वेशन क्या है, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट। हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फैक्टर इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास एन की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, टी ऑल्सो देयर, वी को भी हमें पता है, एन भी पता है, ए और बी की वैल्यू भी पता है, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर विच वी आर सेड टू फाइंड by using ideal gas equation and van der Waals equation, okay. So this ideal gas and real gas equations, their deviations, correction terms, numerical parts, so these all are important topics, okay. Do it very well. Thank you.